सीखना क्या-क्या है पाइथन में, हमारा सिलेबस क्या-क्या है, क्या-क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि पाइथन में हमें एक स्नेक का जो गेम है वो बनाना सीखना है। मतलब एक स्नेक का गेम कैसे बनाया जाता है पूरा का पूरा, वो हम बनाना सीखेंगे और उसके लिए ना हम एक फ़ाइल को यूज़ करेंगे जिसको पाइथन टेक्निकल लैंग्वेज में मॉड्यूल बोला जाता है टर्टल नाम का। इस मॉड्यूल को हम यूज़ करेंगे, इसकी मदद से हम गेम बनाएँगे। अब इस मॉड्यूल को यूज़ कैसे किया जाता है, डाउनलोड कैसे किया जाता है, जब समय आएगा तो मैं ये सारी चीज़ें समझाऊँगा। लेकिन मैं पहले तो दिखा देता हूँ वो कौन-सा गेम है जो मैंने पिछले मेरे बैचेज़ में बनाया हुआ है। और ये देखो ये मेरे पास जो मेरी पिछली बैचेज़ चल रही हैं, उसमें मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये गेम है, इस प्रोग्राम को पहले तो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देखो और उसके बाद यहाँ से एडिट विथ आइडियली। अब मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगा, डाउनलोड कैसे करते हैं, पाइथन का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, बस दिखा रहा हूँ। ये मेरा पूरा प्रोग्राम है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को लिख लेने के बाद जब यहाँ से मैं रन करता हूँ, ये देखो रन मॉड्यूल, तो तुरंत ही वो गेम चलना शुरू हो जाएगा। ये देखो एक स्क्रीन आएगी, मुझे बैकग्राउंड येलो चाहिए था तो मैंने येलो लिया, फिर एक फुट बनाना था मुझे, वो मैंने बनाया, फिर मेरे कीबोर्ड पे जो अप, डाउन और अलग-अलग बटन्स हैं, मैं उनका यूज़ करके ये काम कर पा रहा हूँ, ये देख सकते हो। इस तरीके से इसको खेल पा रहा हूँ और स्क्रीन रिफ्रेश कर रहा हूँ, जैसे ही इस स्नेक का हेड अगर उसके पास पहुँच जाएगा, तो उस फुड की जगह बदल दो और उसमें ऐड कर दो एक फुड। तो ऐसे बनाया जाता है ये गेम, ये तो सबसे लास्ट है, इसके लिए तो आपको पूरी पाइथन पहले सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप ये काम कर पाओगे। तो इस तरीके से है, हमारा जो चैनल है उसके ऊपर आपको फर्स्ट लेक्चर ये जो आज का मैं ले रहा हूँ, ये मैं अपलोड कर दूँगा। सारे लेक्चर्स नहीं करने वाला हूँ, स्टार्टिंग के जो 2-4 लेक्चर्स रहेंगे, मैं वही अपलोड करूँगा रिकॉर्ड करके। हमारा जो वीएस प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट नाम का जो चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको मिल जाएँगे। आप वहाँ से देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। स्टार्टिंग के 3 ही 4 लेक्चर्स हैं, सारे नहीं रहने वाले। तो अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। सिलेबस में क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या चीज़ें हमें सीखनी है, हम उसके भी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ पाइथन के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ पाइथन इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, मैं पहले तो वो समझाता हूँ। जैसे आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से एप्लीकेशन बना सकते हो, आप इस लैंग्वेज की मदद से वेबसाइट बना सकते हो, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये फ़ायदा होता है। बनाते कैसे हैं, उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ता है, प्रोग्राम लिखने के बाद उसे कन्वर्ट करके एक फ़ाइल बनानी पड़ती है, चाहे वो एपीके फ़ाइल बनाओ, चाहे आप उसे ईएक्सई फ़ाइल बनाओ, ये तो आपकी चॉइस है। इसको बिल्ड फ़ाइल बोला जाता है। ये बनानी पड़ती है आपको। तो मतलब प्रोग्राम लिखना अलग बात है। जैसे मैं बात करूँ पाइथन में कौन-कौन से एप्लीकेशंस बने हुए हैं, जिसमें से एक है गूगल क्रोम बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपका यूट्यूब। यूट्यूब का जो सर्च इंजन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो हमारा पाइथन में है। क्वोरा, ये जो वेबसाइट है, ये हमारी पाइथन लैंग्वेज में बनी हुई है। इंस्टाग्राम, ये हमारा पाइथन लैंग्वेज में है। उसके बाद ड्रॉप बॉक्स, ये हमारा पाइथन लैंग्वेज में ड्रॉप, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ड्रॉप बॉक्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब पाइथन लैंग्वेज में बनी हुई, इनका बहुत बड़ा हिस्सा। और जनरली जिन्होंने पाइथन लैंग्वेज बनाई थी उनका नाम है गीडो वैन रॉसम। इन्होंने पाइथन लैंग्वेज को बनाया था कब? 1991 में, और इसका जो फर्स्ट वर्जन इन्होंने लॉन्च किया 1994 में, मतलब बहुत पहले की बात है। हाँ, इससे पहले गीडो जो थे वो एबीसी लैंग्वेज पे काम करते थे। एबीसी लैंग्वेज जो बनी थी ना, वो सेट लैंग्वेज से बनी थी। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सारी। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। सेट भी एक लैंग्वेज है, बहुत पुरानी है। ये जनरली क्यों यूज़ की जाती थी? मैथ्स के लिए। तुम लोगों ने स्कूल में मैथ्स में पढ़ा होगा सेट थ्योरी, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारा काम करने के लिए इस लैंग्वेज को बनाया गया था। इसी की मदद से एबीसी लैंग्वेज बनी थी और इसी लैंग्वेज पे गीडो वैन रॉसम काम करते थे 1980s में। लेकिन इन्होंने इस लैंग्वेज में ये देखा कि इस लैंग्वेज में कुछ कमी है।
और उस कमी को दूर किया जा सकता है एक नई लैंग्वेज बनाकर। तो इन्होंने एबीसी लैंग्वेज को कंबाइन किया, मॉड्यूला नाम की एक लैंग्वेज हुआ करती थी पुरानी, उसको कंबाइन किया, यहाँ से एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम की कंसेप्ट, बहुत सारी कंसेप्ट्स को ऐड करके फिर उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई पाइथन। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्होंने 1991 में बनाई थी और इसका काम भी बहुत लेट शुरू किया था। उन्होंने 1989 के एंड में दिसंबर में काम शुरू किया था और लगभग 27 है, 27 फरवरी, मतलब अभी कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, 27 फरवरी 1991 में पूरा किया अपना काम। मतलब ज्यादा समय नहीं लगा, 1 से 1.5 साल के अंदर उन्होंने ये लैंग्वेज बनाई थी। और इसके ऊपर वो सोच बहुत दिन से रहे थे, लेकिन उन्होंने टीम के साथ मिलकर ये काम जब शुरू किया तो बहुत जल्दी इस काम को पूरा कर लिया। हाँ, दूसरी चीज, इन्होंने पाइथन जो नाम रखा वो क्या सोच के रखा था। पहली बात तो एक मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस नाम का एक कॉमेडी शो आता था उस समय के टाइम पे यूके में, और वो शो इन्हें बहुत पसंद था। बस उसके जो कैरेक्टर थे पाइथन, उसके बेस पे इन्होंने पाइथन नाम रखा था। इन्होंने खुद इंटरव्यू में ये सारी चीजें बताई थी कि मैंने ये नाम क्यों रखा था पाइथन। तो ये भी चीज ध्यान में आपको रखना है कि उन्होंने मॉन्टी पाइथन यहाँ से लिया था। वैसे तो नेदरलैंड्स के थे वो, और वहां से ये लैंग्वेज आई है। हाँ, इस समय ये कहाँ काम कर रहे हैं पता है? जो हमारे गीडो वैन रॉसम है, माइक्रोसॉफ्ट में। अभी 1.5-2 साल हुए उनको माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किए हुए, माइक्रोसॉफ्ट में कर रहे हैं। 19 एंड में आए थे ये, 19 नहीं 20 एंड में आए थे, मतलब मेरे हिसाब से सितंबर 2020 में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में स्विच किया। इससे पहले ये कहाँ थे? इससे पहले ड्रॉप बॉक्स नाम की कंपनी है एक। ड्रॉप बॉक्स मतलब जहाँ पे जैसे आपका गूगल ड्राइव है, जहाँ पे आप ना क्लाउड स्टोरेज का काम करते हो। आप क्या करते हो जनरली, आपके जितने भी फोटोज हैं वो जनरली कहाँ स्टोर करते हो? ऑनलाइन स्टोर करते हो। तो ऑनलाइन स्टोर कैसे कर रहे हो आप ऑनलाइन स्टोर वो ऑन अगर कर रहे हो तो जितना भी डेटा आपका स्टोर हो रहा है ऑनलाइन, वो एक फैसिलिटी आपको गूगल दे रहा है, जहां पे वो आपको ये बोल रहा है कि आप अपने डेटा को यहाँ स्टोर करके रख सकते हो, जो पूरी तरीके से सेफ है। आपका डेटा कभी लॉस नहीं होने वाला। मतलब वो गूगल ये बोल रहा है कि आपका डेटा कभी लॉस नहीं होगा, आप यहाँ पे स्टोर करा सकते हो। हम आपको 10 GB तक की सर्विस दे रहे हैं, 10 GB तक का डेटा आप स्टोर करा सकते हो हमारे पास फ्री में। तो आप उतना डेटा स्टोर अपना कर रहे हो, चाहे फोटोज हो चाहे कुछ भी हो। एक समय आएगा कि आपका 10 GB फुल होगा तो आपसे गूगल चार्ज करेगा कि अगर आपको और 10 GB एक्सटेंड करना है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे हर साल के, जो भी उनकी कोई अमाउंट होगी वो डिसाइड वो लोग अपने हिसाब से करते हैं, और फिर वो आपको बताते हैं कि आपको उसका चार्ज लगेगा। क्योंकि जहां पे भी ये स्टोरेज बना रहे हैं वहां पे उनकी भी तो कॉस्टिंग है। मतलब आपको जहाँ स्टोरेज करने के लिए दे रहे हैं कहीं ना कहीं तो स्टोर है ना। हाँ, आपके मोबाइल में आपकी फोटोज है, कल को आपका मोबाइल फॉर्मेट हो गया तो आपका डेटा तो पूरी तरीके से लॉस होगा। लेकिन वही अगर यहाँ पे स्टोर है, या आपका मोबाइल स्टोर हो चोरी हो गया, या कोई भी कुछ भी रीजन हो सकता है, खराब हो गया, डेड हो गया, तो आपके पास तो कम से कम आपके क्लाउड तो है जहाँ पे आपका डेटा पूरी तरीके से सेफ है। जैसे आप फेसबुक चलाते हो, फेसबुक पे आप कभी भी जाओ, जितने भी फोटोज आप अपलोड कर चुके हो 10 साल पहले की फोटोज भी आपको वहां पे मिल जाएगी जो ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो डेटा सेफ है ना। वैसे ही ड्रॉप बॉक्स यही सर्विस देता है। ये ड्रॉप बॉक्स जो है ना पूरा का पूरा पाइथन में ही बना है, और जिन्होंने पाइथन को बनाया है वो इस कंपनी में काम कर रहे थे, गीडो वैन रॉसम जो थे वो। उससे पहले ये 2013 से पहले कहाँ थे पता है? 2013 तक ये गूगल में काम कर रहे थे, 2013 तक। बाद में इन्होंने ड्रॉप बॉक्स में ये गए और फिर ड्रॉप बॉक्स को बनाया, और अब जाके ये चले गए माइक्रोसॉफ्ट में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन्होंने बनाई है उन्हें अपने लैंग्वेज के बारे में सब कुछ पता है कि वो लैंग्वेज काम कैसे करती है, चलती कैसे है। और देखो, जनरली होता क्या है मैं बताता हूँ कि जैसे सी लैंग्वेज है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट है, पीएचपी है, एंड्रॉइड है, कोटलिन है,
मतलब ये सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फ्लटर है। फ्लटर तो इतना अच्छा है, ये आपको एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है, जो कि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलेगा और गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलेगा। मतलब iOS जो स्टोर होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं, या फिर एप्पल के जो लैपटॉप्स या मोबाइल्स होते हैं iOS ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, उसके लिए भी आप फ्लटर का यूज करके एक साथ एप्लीकेशन बना सकते हो। वही एप्लीकेशन यहाँ पे भी यूज कर सकते हो एंड्रॉइड पे। तो आजकल फ्लटर डेवलपर की डिमांड बढ़ी हुई है। क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बोला जाता है। हाइब्रिड इसलिए कि आप एक ऐप बनाओ, दोनों जगह यूज करो। कॉस्टिंग की बात है ना। आप एंड्रॉइड के लिए एक डेवलपर को बोलते हो बनाओ ऐप, वो बोलता है ठीक है 2 लाख रुपए लगेंगे, मैं आपके लिए ऐप बनाता हूँ। वही iOS वाला बोलता है मैं 4 लाख रुपए लूंगा और फिर मैं iOS के लिए बनाऊंगा, कोई लैंग्वेज स्विफ्ट यूज करूंगा या कुछ भी यूज करके मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा। तो आपकी कॉस्टिंग कितनी बढ़ गई। यही अगर आपके पास फ्लटर हाइब्रिड डेवलपर है तो आप 3 लाख में उससे करा लो काम। हो सकता है ना ऐसा। तो ये फायदा होता है फ्लटर का। कोटलिन तो एंड्रॉइड का है, मतलब गूगल का लैंग्वेज है। उसके बाद अलग अलग ऐसी बहुत सारी टोटल 700 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से आर लैंग्वेज है, फोर्ट्रान है, कोबोल है, अल्गोल है। उसके बाद मतलब लैंग्वेजेस, बी लैंग्वेज पहले आई थी, उसके पहले बीसीपीएल नाम की लैंग्वेज हुआ करती थी। 1960s की बात कर रहा हूं मैं, उस समय बी लैंग्वेज, बीसीपीएल लैंग्वेज है। मतलब देखा जाए तो अल्गोल है, अल्गोल 60 है, अलग अलग उसके वर्जन्स हैं। इतनी सारी लैंग्वेज है मार्केट में। और टोटल 700 डॉट नेट है। डॉट नेट आपने सुना होगा, डॉट नेट के भी दो पार्ट्स होते हैं। एक एएसपी डॉट नेट होता है और एक सी शार्प होता है। उससे पहले वीबी डॉट नेट हुआ करता था, उससे पहले वीबी हुआ करता था 1992 में। तो ऐसे इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में करियर कर सकते हो, इससे बहुत मैटर नहीं करता कि आपको जॉब्स सिर्फ पाइथन सीखने के बाद ही मिलती है या फिर एंड्रॉइड सीखने के बाद ही मिलती है। सबसे जरूरी चीज होती है आपका लॉजिक अच्छा होना। लॉजिक डेवलप आपको करने आना चाहिए। अगर आप लॉजिकली अच्छे हो तो आप किसी भी लैंग्वेज पे काम कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज पे अपना करियर बना सकते हो। जनरली मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स को सी लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, C++ लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। और उसके बाद मैं उन्हें बोलता हूँ अब आप चूज करो आपको क्या करना है। आपको पाइथन में करियर करना है तो आप पाइथन सीखो, या फिर आपको जावा में करियर करना है तो जावा सीखो, या फिर आपको जावा स्क्रिप्ट में करियर करना है तो जावा स्क्रिप्ट सीखो, या तो आपको एंड्रॉइड में करियर करना है तो एंड्रॉइड सीखो, या फिर आप PHP, मतलब कुछ भी अब आप सीख सकते हो ऐसा। लेकिन मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, C++ दे रहा हूँ इसलिए कि लॉजिकली आप अच्छे हो जाते हो सी लैंग्वेज में। दूसरी बात, C++ में फायदा ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और जनरली इंटरव्यूज जो कंपनीज के होते हैं उनका फोकस पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे होता है। उनका फोकस लॉजिक पे होता है। जैसे सी लैंग्वेज में आप लॉजिकली अच्छे होते हो, सी में इतने सारे प्रोग्राम्स हमें सीखने को मिलते हैं, स्टार पैटर्न, फिबोनाची, फैक्टोरियल का प्रोग्राम, एलसीएम एचसीएफ के प्रोग्राम, मतलब इतने सारे, सम ऑफ डिजिट्स है, ये आर्मस्ट्रांग नंबर है, जितने भी प्रोग्राम आप सीख रहे हो ना, ये सारे सी में आप सीखते हो। तो आप स्ट्रांग सी में बन जाते हो लॉजिकली। ऊपर से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप सीख जाते हो। दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद फिर आप कुछ भी सीखो, पाइथन सीखो, जावा सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो, एंड्रॉइड सीखो या पीएचपी सीखो, आपके लिए तो अच्छा है करियर करने के लिए। बस इसमें से कोई एक लैंग्वेज चुन लो, बस उसे सीख के आप डायरेक्टली फिर अप्लाई कर सकते हो। जनरली मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारा ग्रुप है, मैंने अभी 3 ग्रुप्स बनाए हैं, दूसरा एक तीसरा बनाया। तो इन ग्रुप्स पे मैं क्या करने वाला हूँ, लिंक शेयर करूंगा। जैसे किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है तो हमें कॉल्स करते हैं, उनके HR हमें कॉल्स करते हैं। तो मैं जनरली क्या करूंगा कि हमारा जो ग्रुप
ग्रुप है, उसके ऊपर वो फोटोज अपलोड करूंगा जहां पे आपको रिज्यूम सेंड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। दूसरी चीज, रिज्यूम बनाया कैसे जाता है, उसके लिए आप मुझसे एक फॉर्मेट ले सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी एक रिज्यूम है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो रिज्यूम बनाया गया है, आपको उसी तरीके से बनाना है। अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में जॉब करना है तो ध्यान रखना, आपके रिज्यूम में सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखनी है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है आपके आईटी के स्टडी में। जब आप सीख रहे थे आईटी में पाइथन, सी प्लस प्लस, तो आपने कौन से प्रोजेक्ट को बनाया है, क्योंकि जनरली हर कंपनी के एचआर की नज़र उसी प्रोजेक्ट पे होती है जो आपने बनाया है। उनके लिए ज़रूरी है आपने क्या बनाया है, जिससे वो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे और उन्हें पता चल जाएगा प्रोजेक्ट बनाया है मतलब शायद अच्छे से आता होगा, चलो एक बार इंटरव्यू कंडक्ट करके देखते हैं। आपको ये बताने की जरूरत नहीं आपकी हॉबी क्या है, आपको ये मतलब आपने बताया छोटा सा कहीं छोटी जगह में तो चलेगा, बाकी आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि आपको 9th में कितने मार्क्स आए थे, 9th में आपको क्या मिला था, स्विमिंग करते थे आप, क्या करते थे, ये बहुत मैटर नहीं करता। आपके लिए मैटर करेगा आपका प्रोजेक्ट। आपने एक एप्लीकेशन या एक वेबसाइट बनाई होगी, कुछ भी किया होगा, किस लैंग्वेज में बनाया है वो आपको आपके रिज्यूम में डालना है। सबसे जरूरी चीज यही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। और एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो आपको सबसे जरूरी बात यही है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके रिज्यूम में आपने प्रोजेक्ट रखा है कि नहीं। बाद में आपका नाम, मोबाइल नंबर, ये सब में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, मेरे पास है रिज्यूम का फॉर्मेट, देख लेना एक बार। और जब भी आपको आईटी में करियर करना है तो जरूर प्रोजेक्ट पे काम करो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम करो। और फिर जाके हाँ, एक एसक्यूएल के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। पहले मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच लेता था, अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, टाइम की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है। पहले मैं वो बैच लेता था, उसमें सारी चीजें कवर कराता था कि जनरली क्या क्या पूछा जाता था, तो उसमें वो कवर हो ही जाता था। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे आपको ये चीजें बता दी, आप डिसाइड कर लो आप कैसे सीखते हैं। मैं तो पाइथन सिखाने वाला हूँ, इससे भी आपको कोई इशू नहीं होगा। पाइथन के लिए जरूरी नहीं कि आपको सी प्लस प्लस आनी ही चाहिए, आती है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, आती है तो फिर पाइथन बहुत आसान लगने लगती है, बहुत इजीली उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आपको बहुत फायदा होता है। तो इसलिए अगर ये आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग से सीख सकते हो। जनरली 80% लोगों का मानना होता है, 80% लोगों का, कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत सी लैंग्वेज से करनी चाहिए। मैं भी यही मानता हूँ, सी प्लस प्लस से पहले आप पाइथन सीख सकते हो या सी प्लस प्लस के बाद, ऐसा। लेकिन 20% बोलते हैं कि आप पाइथन से शुरू कर सकते हो डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है। मतलब दो ही लैंग्वेज है ऐसी, सी या फिर पाइथन, जहां से आप शुरुआत कर सकते हो। सी से बनी हुई है सी प्लस प्लस, तो आप उसे बाद में सीखो। सी प्लस प्लस से बनी हुई है जावा लैंग्वेज, आप उससे उसके बाद सीखो। पहले जावा फिर सी प्लस प्लस फिर सी, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, पहले सी प्लस प्लस जावा। पाइथन अलग है, इसको आप डायरेक्टली सीख सकते हो, लेकिन ये आने से आपको बड़ा आसान लग जाता है, क्योंकि पाइथन के सिंटैक्स सिंपल है थोड़े से, और सी के सिंटैक्स थोड़े से पाइथन से अलग है, थोड़े टफ लगते हैं पाइथन के मुकाबले। मैं बोल रहा हूँ टफ नहीं है वो, बस पाइथन के मुकाबले है थोड़े से। तो इसके लिए आप सी सीख लेते हैं तो आपको पाइथन बड़ी आसान लगने लगती है। तो ये भी चीज होती है इसमें। दूसरी चीज टाइमिंग की है, जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे क्लास का जो टाइमिंग मैंने रखा हुआ है 11 यही रहेगा जनरली। अब अगर 400 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 400 है टोटल, मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ। 400 में से 10 बोलते हैं 10 बजे पढ़ाओ, 10 बोलते हैं 6 बजे पढ़ाओ, 5 बजे पढ़ाओ, सबका अलग अलग टाइम होता है, हमारा कॉलेज होता है। तो मैं बता दूं कि मेरी सुबह से बैचेस चलती हैं ये टाइम तक, मैं इस टाइम पे यहाँ पे खाली हो रहा हूँ सैटरडे और संडे को, इसलिए मैं ये टाइम पे ले रहा हूँ। और बीच में और भी एक दिन सेलेक्ट करूंगा, मैं बता दूंगा आगे, उस दिन भी लिया करूंगा क्लास, चाहे मंडे हो चाहे फ्राइडे हो, मतलब लगातार 3 दिन कोई भी, चाहे सैटरडे संडे और मंडे होगा, या फिर फ्राइडे सैटरडे और संडे होगा। तो इसमें से ये मैं डिसाइड करूंगा, और मेरे टाइम के हिसाब से जैसे मेरी एडजस्टमेंट होगी मैं वैसे करूंगा। क्योंकि क्या होता है, कोई भी बोलता है 6 बजे पढ़ाओ, 5 बजे पढ़ाओ, बहुत सारी चीजें, फिर वो किसी भी चीज के लिए फिर ये पूछेगा कि आप रिकॉर्ड करो, ये करो, वो करो। तो मैं वही बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे, और 3 to 4 लेक्चर्स, उसके बाद कोई भी लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होगा। और स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपने पहले 2 या 3
या फिर 4 लेक्चर्स अच्छे से कर लिए तो आपको फिर पाइथन इजी लगने लगेगी। मैं इतनी सारी चीजें आप लोगों को दे रहा हूँ। जस्ट मैंने सोचा कि पिछले भी बार मैंने लास्ट ईयर मतलब पिछले साल मैंने ना जून 21 में मैंने सी प्रोग्रामिंग की बैच ली थी फ्री। मैं ऐसा जल्दी करता नहीं हूँ, लेकिन पिछली बार मैंने सी प्रोग्रामिंग का क्लास रखा था और जिसमें 140 स्टूडेंट्स थे टोटल। मैंने उन्हें पढ़ाया था। मैं कंटिन्यूअसली आज भी वो ग्रुप पे ऐड है, मैं उन्हें कंटिन्यूअसली कंपनीज के रिक्वायरमेंट सेंड करता रहता हूँ उस ग्रुप पे, और वहां से वो अप्लाई करते रहते हैं अपने रिज्यूम को। फिर कंपनीज उन्हें कॉल करती है, तो वो फायदा तो मैं उन्हें दे ही रहा हूँ। मैंने उन्हें फ्री में वो सारी चीजें सिखाई थी और उन्होंने इतने प्रॉपर तरीके से सीखा था। लेकिन सीरियसनेस सिर्फ 40-50 बच्चों को होती है, ये भी मुझे पता है, इससे ज्यादा नहीं, 120 में से। और अपने में मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा 100 स्टूडेंट सीरियसली लेंगे, या फिर 70-80 या फिर 40-50, इसके ऊपर नहीं। क्योंकि सिर्फ 2-4 दिन कुछ लोग आते हैं रेगुलर, क्योंकि फ्री में चीजें मिलती हैं तो उनकी वैल्यू नहीं होती। आपने अगर इसी कोर्स के 10,000 या 20,000 रुपए भरे होते तो आपके लिए वैल्यू होती। आप रेगुलर लेक्चर्स करते, प्रॉपर करते। लेकिन फ्री की हम वैल्यू कभी नहीं करते। हम एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे, यही सोच के अरे कौन सी फीस दी, नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो भी चीजें आप फीस पे करने के बाद आपको मिलती है वो चीजें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आपको इसे सीरियसली लेना चाहिए। वैसे भी फीस आपको तो देनी नहीं है, आपके पेरेंट्स को देनी है, इसलिए तो आप सीरियसली नहीं लेते उन चीजों को। तो इसलिए ध्यान रखो, लेक्चर्स बहुत जरूरी हैं, बहुत काम के हैं आपके लिए, और बिल्कुल भी सीरियसली लो उसे। मुझे याद है, एक बीकॉम की स्टूडेंट थी, बीकॉम की, बीवाई के कॉलेज में थी वो, जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था बीवाई के में उस समय। और उसके बाद उसने बीकॉम कर रही थी वो, उसके बाद उसने ना बीकॉम के बाद एमसीए किया। एमसीए के वाग से किया। के वाग में उसने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, उसका 3 साल का था। अभी तो 2 साल हो गया। तो उसने पूरा किया इसी साल। वो कॉलेज की टॉपर भी थी वो। मतलब एक बीकॉम की स्टूडेंट जिसका बैकग्राउंड आईटी नहीं था, उसने एमसीए चूज किया। एमसीए करने के बाद वो कॉलेज की टॉपर थी। के वाग कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज जो के वाग है, इस साल की बीकॉम की स्टूडेंट थी वो। और वो क्लास में भी आती थी मेरे पास, मुझे पता है कितना सीरियसनेस था उसमें। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकता। मैं एक बात बताता हूँ, अच्छा मुझे बताओ, जब कोई बच्चा पहली बार आईटी में एडमिशन लेता है, आईटी में मतलब 12th के बाद फर्स्ट ईयर में, तो क्या उसका बैकग्राउंड इससे पहले आईटी का था क्या? नहीं। उसने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th तक पढ़ाई की, 11th 12th पढ़ा और डायरेक्टली आईटी में आया फर्स्ट ईयर में। तो सीख रहा है ना प्रोग्रामिंग। वैसे ही आप अगर बीकॉम कर लेते हो, या फिर आप 11th, मेरे पास तो 5th और 6th के भी स्टूडेंट्स आते हैं, 7th के भी आते हैं स्कूल के। यहाँ डॉन बॉस्को स्कूल है सामने, वहां से आते हैं ना स्कूल के भी स्टूडेंट्स आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीकॉम के हो गए या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हो गए, बीए के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आ रहे हो पढ़ने के लिए, जैसे आईटी का स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहा है वैसे आप आ रहे हो पढ़ने बीकॉम से, तो दोनों ही सेम हो ना। आप ऐसा कैसे सोच रहे हो वो आईटी का है उसको समझेगा, आपको नहीं समझेगा? दोनों एक जैसे ही हो। जब वो पहली बार सीखने आ रहा है तो उसको भी कुछ नहीं आता, आप भी पहली बार सीखने आ रहे हो तो आपको भी कुछ नहीं आता, दोनों बराबर है। तो ये सोचना गलत है कि मैं आईटी का हूं तो ही मुझे समझेगा, और मैं आईटी का नहीं हूं तो मुझे नहीं समझेगा, तो ये गलत बात है। ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपका बैकग्राउंड अलग है तो आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हो एमसीए में। आप ले सकते हो, डायरेक्टली जा सकते हो एमसीए करने को, और वहां से आप आईटी में स्विच कर सकते हो। या तो अगर आप बीकॉम करते हो तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां से आप आईटी में अपना करियर कर सकते हो, या अगर आप नॉन आईटी स्टूडेंट्स हो तो कर सकते हो। कैसे, वो भी मैं वो भी चीजें बताऊंगा। लेकिन इसमें मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि नॉन आईटी वाला नहीं करता। मेरे पास तो बीए वाले भी कर रहे हैं, हर बच्चे कर रहे हैं, मैकेनिकल वाले प्लेस हो गए अभी टीसीएस में, इन्फोसिस में कितने सारे स्टूडेंट्स हुए। तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं
करता। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और पाइथन जो लैंग्वेज है, पाइथन के ऊपर आता हूँ। बाकी की चीज़ें तो मैं हर लेक्चर में थोड़ी-थोड़ी बताते रहने ही वाला हूँ वैसे तो। और जनरली हमारा मैं ये भी बता देता हूँ, आप जो मेरे पास से सीख रहे हो, हमारा इंस्टीट्यूट इस समय टॉप इंस्टीट्यूट है नासिक में। आप चेक कर सकते हो गूगल पे, हमारे रिव्यूज़ देख सकते हो। सारे जेन्युइन रिव्यूज़ है, जितने भी स्टूडेंट्स ने रिव्यूज़ दिए हैं, प्रॉपरली हमें 5 स्टार है। ये भी ध्यान रखो। और नासिक में इस समय सबसे अच्छी क्वालिटी हम दे रहे हैं, इसके लिए हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हमारा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हम कहीं भी पेड प्रमोशन नहीं करते, कहीं भी, चाहे वो जस्ट डायल हो, चाहे सुलेखा हो, कहीं भी कुछ नहीं। ये स्टूडेंट्स के रेफरेंस से या फिर किसी न किसी के रेफरेंस से स्टूडेंट्स को पता चलता है, और जनरली हर कॉलेज के स्टूडेंट्स को पता है। तो दूसरी चीज़, मैं ये फ्री पढ़ा रहा हूँ। हाँ, अभी मैं सर्टिफिकेट के बारे में भी आता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। और कंटिन्यूअसली बार-बार रिप्लाई भी नहीं कर सकता मैं ग्रुप पे, हर एक के सवाल का जवाब भी नहीं दे सकता। हाँ, किसी-किसी के देते रहता हूँ, बाकी की चीज़ें तो हम वैसे भी लेक्चर्स में हम बात करने ही वाले हैं। तो सर्टिफ़िकेट के बारे में पहले बात करता हूँ। सर्टिफ़िकेट तो आपको नहीं मिलेगा ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद। ये फ्री है। और दूसरी चीज़, इसके बाद आप कभी ऐसा नहीं कि आपको कोई और कोर्स करना पड़ेगा इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ये आपकी चॉइस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जस्ट फ्री है। और इसके बाद आप कभी भी ग्रुप लेफ्ट कर सकते हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होता है ना, कोई-कोई सोचता है कि नहीं, यहाँ क्लास करने से हो सकता है शायद आगे के कोर्सेज़ करने पड़े, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको कभी कॉल भी किसी का नहीं आएगा, ना ही कभी कोई मैसेज आएगा। इसलिए इसका कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। और मैं सर्टिफ़िकेट की बात कर रहा हूँ, सर्टिफ़िकेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा, क्योंकि जनरली ना ₹470 मुझे रॉयल्टी फ़ीस देनी पड़ती है सर्टिफ़िकेट मँगाने के लिए। हाँ, अगर बल्क में सर्टिफ़िकेट होते हैं तो वो मुझे 50% लगते हैं उसमें, जब बल्क में होते हैं, 100 के ऊपर सर्टिफ़िकेट। तो 100 के ऊपर सर्टिफ़िकेट्स अगर मुझे मँगाने हैं तो मुझे फिर तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। तुम्हें मैं बताऊँगा कि फॉर्म कैसे फ़िल अप करना है। हाँ, लेकिन जो सर्टिफ़िकेट आपको मिलेगा वो कब मिलेगा, जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, तो फिर उसकी हाफ़ फ़ीस, लेकिन वो कंपल्सरी नहीं है। अगर आपको चाहिए होगी तो की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी उसकी ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खाली कोर्स कर लो, कोई इश्यू नहीं। चाहिए होगा तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो जो जिस नंबर से आप ऐड हुए उस नंबर पे कॉन्टैक्ट मैसेज कर सकते हो सर्टिफ़िकेट के लिए, अपने आधार कार्ड का फ़ोटो दे सकते हो, ताकि आपका सर्टिफ़िकेट जब समय आएगा तो आपको मिल जाएगा। और ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके इस लेक्चर को, जहाँ मैं अपलोड करूँगा चैनल पे, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं उसमें। अब मैं बात कर रहा हूँ पाइथन के बारे में। अब सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ पाइथन को डाउनलोड कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाइथन को डाउनलोड कैसे करना है। आपको क्रोम ओपन करना है। आपको प्रोग्राम जहाँ टाइप करना है उसके लिए सबसे पहले तो पाइथन को डाउनलोड तो करना पड़ेगा ना। तो आपको यहाँ सर्च करना है, कि लिखना है पाइथन, और यहाँ आपको लिखना है डाउनलोड। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं फॉर विंडोज़ वगैरह, कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप सर्च करो। आप देखोगे कि 0.4 सेकंड के अंदर इतने रिज़ल्ट मिले हैं, सोचो स्पीड क्या होगा सर्च करने का। आप अगर पीडीएफ फाइल के अंदर कोई चीज़ आपको सर्च करनी होती है, जैसे आपका जब रिज़ल्ट आता है, तो आप पीडीएफ होती है, उसमें आपका रोल नंबर आपको सर्च करना होता है, आप डालते हो। आपका छोटे से पीडीएफ में कितना समय लगता है लोडिंग होने में, सर्चिंग होने में। लेकिन यहाँ देखो कि इंटरनेट से कितने फास्ट तरीके में सिर्फ 0.4 सेकंड में सर्च हुआ है। ऐसी टेक्निक अमेज़न पे जाओ, करोड़ों प्रोडक्ट्स अपलोडेड है वहाँ पे, लेकिन आप 1 कैरेक्टर डालते हो, 2 कैरेक्टर डालते हो, रिज़ल्ट आपको कितने जल्दी मिलता है। तो वो टेक्नीक है, वो भी एक टेक्नीक का पार्ट होता है। आपको वो चीज़ें इलास्टिक सर्च वगैरह चीज़ें सीखनी पड़ती है, तब आप वो काम कर पाते हो। देखो डाउनलोड पाइथन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको डाउनलोड पाइथन 3.10, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे जॉब्स के भी ऑप्शंस हैं, यहाँ क्लिक करोगे जॉब्स, तो आपको हर कंट्रीज़ में कहाँ-कहाँ जॉब्स है, वो दिखाई देगा। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है यूके में जॉब है पाइथन डेवलपर के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है उन्हें बैकएंड चाहिए, क्लाउड वाला चाहिए, पाइथन डेटा इंजीनियर चाहिए, यूएस में जॉब है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएँगी। तो उसी वेबसाइट पे जॉब्स पोर्टल भी होता है, जब आपको एक्सपीरियंस आ जाए ना 2 साल का, तब इसको यूज़ करो और तब अप्लाई करो बाहर की कंट्रीज़ में जॉब्स के लिए। और इस समय आईटी का स्कोप इतना अच्छा है और बहुत समय तक रहेगा, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है धीरे-धीरे।
हमसे कितने साल, तो भी दूसरी कंट्रीज बहुत आगे हैं, फिर भी उन्हें आईटी की आज इतनी जरूरत है। तो इसके लिए आपको यहाँ से देखो डाउनलोड करना है। जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, आपका डाउनलोड यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। देखो मेरा डाउनलोड यहाँ हो गया। जब आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाए, डाउनलोड हो जाए, तो मैं दिखा देता हूँ, शो इन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखोगे तो यहाँ पे एक फोल्डर दिखा है, रुको इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पाइथन 3.10। इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। इंस्टॉल कैसे करते हैं बस थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मेरे लैपटॉप में वो मैंने बहुत प्राइवेसी रखी हुई है, जिसकी वजह से ये बोलेगा कि आप पहले अलो करो। आपके इसमें तो यस और नो आएगा, यस कर दो, डायरेक्टली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। बस इतनी ही प्रोसेस है, ज्यादा उसमें कुछ करना नहीं है। ये देखो इंस्टॉल एनीवे, यहाँ लिखा हुआ है, मैं कर देता हूँ इंस्टॉल। आपको नहीं पूछेगा, आपको यस और नो पूछेगा। आपका विंडोज 10 है, मेरा 11 है। बस अब ये होने के बाद सिर्फ एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे चेक मार्क कर लेना, बस यहाँ पे। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ चेक मार्क करने के बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है, बस। बहुत सारे स्टूडेंट से भूल जाते हैं, क्या है ये मैं आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा, अभी नहीं समझेगा। बस यहाँ चेक मार्क आपको करना है, पाथ सेट कर लेना है, बस। और उसके बाद इंस्टॉल नाउ करना है। अब मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये नहीं होगा, इसलिए मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। बस आपका जब इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको ये सब क्लोज करने के बाद जस्ट क्या सर्च करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट मेनू में लिखना है IDLE या फिर पाइथन सर्च करना है। आप जैसे ही सर्च करोगे देखो दिखाई दे रहा है, पाइथन भी सर्च करोगे तो ये दिखाई देगा। इस ये इंस्टॉल करने के बाद अपने आप ये एप्लीकेशन आ जाएगा। जब आप लैपटॉप में व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो तो व्हाट्सएप दिखता है। जब विंडोज मीडिया प्लेयर VLC प्लेयर इंस्टॉल करते हो तो वो दिखता है ना, वैसे ये भी दिख रहा है आइडियली। इस पे आपको क्लिक करना है, देखो ये देख रहे हो। बस आपको यहाँ पे आपके प्रोग्राम को टाइप करना है, पाइथन के प्रोग्राम को। टाइप कैसे करते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ A = 10, लिख दिया, हो गया। P = 20, लिख दिया। A+B कर दिया, ये देखो। आपको बस ऐसे ही आपको लगता है कि A कितना होता है, A कितना है, 10 है। 10 टू कितना होता है, 100 होता है ना। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो पावर जो बोलते हैं जिसे हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पावर जिसे बोला जाता है। जैसे मैं बोल देता हूँ 3 इसका रिजल्ट आएगा 27, तो इसको पावर बोलते हैं। तो आपको अगर पाइथन में ऐसा करना है तो 3 दो बार स्टार और 3 ऐसा लिखना पड़ेगा, तब जाके आप ये काम कर पाओगे। 3 3 भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, दिखाता हूँ। ये देखो 300 रेस टू 20 भी बोल सकता हूँ, ये देखो आ रहा है ना। 300 या फिर 325 रेस टू 1000 भी बोल सकता हूँ, ये देखो आ रहा है रिजल्ट। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना भी बड़ा रिजल्ट रहे पाइथन आपको रिजल्ट देगा। एक बार आपका कैलकुलेटर आपको रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको रिजल्ट देने ही वाली है। तो ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरी चीज आपको मैं फिर से दिखाता हूँ आइडियली। वैसे तो आप पाइथन सर्च करोगे तो देखो क्या दिखता है। पाइथन सर्च करने पे आइडियली भी दिख रहा है, पाइथन भी दिख रहा है। ये भी एप्लीकेशन है, आप इसमें भी प्रोग्राम कर सकते हो। रुको मैं दिखाता हूँ, ये देखो इसमें भी कर सकते हो। A = 10, ये थोड़ा छोटा, इसके फॉन्ट बड़ा भी कर सकते हो। B, ये ब्लैक स्क्रीन है। A+B, ये देखो 30 कर सकते हो आप। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाके फॉन्ट वगैरह बढ़ाना, आप जो करना आप वो कर लेना। यहाँ से फॉन्ट वगैरह भी बढ़ा सकते हो, मैं 28 कर दूंगा तो बड़ा दिखेगा। ये लो, ऐसा कर सकते हो आप। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कर सकते हो, लेकिन जाने दो, मैं भी क्लोज कर रहा हूँ। मेरा वो आइडियली बहुत अच्छा है। इस पे देखो। हाँ, क्या एक ही एप्लीकेशन है क्या पाइथन को चलाने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए? नहीं, पाइथन की प्रोग्रामिंग करने के लिए पाईचार्म नाम का भी एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे। मैं आपको एक डाउनलोड से देखो, यहाँ पे ये मेरे लेक्चर्स होते हैं जो रेगुलर मैं रोज लेता हूँ, पेड लेक्चर्स है। इस पे राइट क्लिक करता हूँ, कहाँ गया प्रॉपर्टीज, ये तो नोट पैड वाला हो गया।
यहाँ पे तो एक एप्लीकेशन नहीं है, मतलब मैं बता रहा था वो दिखाना था मुझे इसके लिए। एक पाई चार्म हो गया, एक एनाकोंडा हो गया, ऐसे बहुत सारे आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जिससे आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, जिसमें आप पाइथन के प्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन ये थोड़े हैवी एप्लीकेशंस होते हैं, इनकी साइज 400 MB, 500, 1 GB, तो ना ये बड़े स्लो कर देते हैं आपके पीसी को और ये स्लो चलते हैं। और जो मैं आइडियली बता रहा हूँ ये सिर्फ तो 20-25 MB का है। बस आप इसको इंस्टॉल करो। मतलब ये किसके लिए अच्छा है, जैसे किसी का विंडोज 7 है तो आप वहां डाउनलोड करते समय आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप लिखो ना पाइथन डाउनलोड फॉर विंडोज 7, डाउनलोड फॉर विंडोज 7, ऐसा सर्च करो आप जैसा भी सर्च करो। आप जब सर्च करोगे तो यहाँ आ जाएगा पाइथन रिलीज 2.7 नहीं करना है, लेकिन 3, पाइथन 3 हमें सीखना है। हम पाइथन देखो, पाइथन के जो वर्जन्स आए थे, पाइथन 1 आया था सबसे पहले, फिर पाइथन 2 आया था, मतलब 1994 में 1 आया था, 2 आया था 2000 में, और जो पाइथन 3 आया था वो आया था 2008 में। तो हमारा फ्यूचर तो यही है ना, हमें यही सीखना है। हाँ, इसके और वर्जन आ रहे हैं अभी तो, जैसे 2.1 आया, 2.2 आया, 2.87, मतलब 2 के ही वर्जन्स बहुत सारे आए, 2017 तक आ रहे हैं, अभी भी आ रहे थे। तो पाइथन 3 भी आ गई थी 2008 में, लेकिन जो लोग इनमें एप्लीकेशन बना चुके हैं पाइथन 2 में, उनको अपडेट अगर करना है तो उनके लिए वर्जन आ रहे हैं अपडेट होते होते। 1 तो बंद हो गया। वैसे ही 3 के भी अपडेट्स आ रहे हैं, 3.10 हमने अभी डाउनलोड किया। तो आपके ऊपर है आपको कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। हाँ, लेकिन जनरली मैं भी यहाँ बता रहा हूँ ना आपको, पाइथन डाउनलोड रिलीज फॉर विंडोज, जब आप सर्च करते हो ना, यहाँ देखो ध्यान से, पाइथन 3.9 लिखा हुआ है, लेकिन कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज 7 और अर्लियर। विंडोज 7 के लिए नहीं, नीचे जाओ फिर। आप जब नीचे जाओगे ना 3.7 आपको मिलेगा, या फिर 3.8, ये क्या लिखा है, पाइथन 3.8 कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज एक्सपी और अर्लियर, मतलब आपके 7 में चलेगा। 3.8 कर लो ना डाउनलोड। तो यहाँ से देख के आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस ये भी मालूम होना चाहिए आपको, जनरली ये हो जाता है कि आपका डाउनलोड नहीं होता पुराने लैपटॉप होने की वजह से, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूज कर सकते हो। सर्टिफिकेट रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी तो मुझसे आप लोग बात कर सकते हो। अब और आगे जाता हूँ। पाइथन के जो वर्जन्स आए थे, मैंने आपको वर्जन्स भी बता दिए। दूसरी चीज, आप पाइथन को ना हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी बोला जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, जैसे एक अभी जिसपे मैं लिख रहा हूँ ना, ये जो मेरा पैड है, देखो दिखाता हूँ आपको, ये जो पैड है जिसपे मैं लिख रहा हूँ, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। एक डिवाइस है जिसको डिजिटाइजर भी बोलते हैं, और मैं डिजिटल पेन बोलता हूँ इसे, डिजिटल पेन। क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है अच्छे से, मुझे पीपीटीज की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं कभी पीपीटीज भी नहीं यूज करता किसी भी सब्जेक्ट के लिए। जो भी पढ़ाऊंगा आपके सामने पढ़ाऊंगा, जो भी चीजें होंगी, कोई भी टॉपिक होगा, बुक्स की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जनरली पीपीटीज में चीजें पढ़ लूंगा, हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। रेडीमेड प्रोग्राम मेरे पास नहीं होते, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, उसमें कोई भी नहीं। तो जो भी आपके सामने अगर रहेगा तो आपको चीजें अच्छे से समझ में भी तो आएंगी। तो अब ये डिजिटल पेन जो है, ये एक हार्डवेयर है। चलो मान लो ये एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर मतलब डिवाइस, कोई भी हार्डवेयर जिसे आप छू सकते हो उसे हार्डवेयर बोलते हैं, जिसे आप छू नहीं सकते उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मतलब आपका मोबाइल हार्डवेयर है, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है वो सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल की ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉइड आती है ना, विंडोज आती थी जो बंद हो गई, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आती है। और कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी आती है, विंडोज आती है, उसके बाद लिनक्स आती है, यूनिक्स आती है, मैक आती है, बहुत सारी आती है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, लेकिन वो भी सॉफ्टवेयर ही तो है। रिलीज होते हैं, विंडोज 11 रिलीज होता है, सॉफ्टवेयर होता है, आप उसे छू नहीं सकते। तो हार्डवेयर अलग हो गया, सॉफ्टवेयर अलग हो गया। लेकिन जब मैंने डिजिटल पेन को मेरे लैपटॉप में, ये मेरा लैपटॉप है मान लो, जहाँ पे ये बटन्स है बहुत सारे, और ये मेरा मॉनिटर है ना, ये स्क्रीन है। अब जब मैंने पहली बार डिजिटल पेन को कनेक्ट किया था मेरे कंप्यूटर से, तो इसने ना कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। इसने बोला, आपने ये जो डिवाइस रुको, आपने जो ये डिवाइस कनेक्ट किया है ना, मैं इसे नहीं जानता। मेरा कंप्यूटर मुझे बोल रहा था,
ये जो मेरा डिजिटल पेन है ऐसा है, जिसमें मैं पेन से लिखता हूँ। तो इसे वो नहीं समझ पाया। उसने बोला इसे मैं नहीं जानता। कौन बोल रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोल रहा है, विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 11। क्योंकि जो लोग विंडोज़ 10 बना रहे थे, उन्होंने ऐसा नहीं बनाया था कि इसको भी चलाया जा सके। इसका सॉफ्टवेयर इसमें उन्होंने नहीं डाला था। मुझे ना इसके साथ एक सीडी मिली थी छोटी-सी, आई-बॉल की एक सीडी आती है, वो मुझे मिली थी इसकी। जब मैंने उसको मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल कराया, सीडी से कराओ या कहीं से भी कराओ, उस सीडी को इंस्टॉल कराया तो मेरा लैपटॉप समझ गया। मतलब मैं अपने लैपटॉप को बता रहा था, जब कोई ऐसा डिवाइस कनेक्ट हो जाए तो समझ जाना ये डिजिटल पेन और डिजिटाइज़र है। तो बस जैसे ही फिर मैंने कनेक्ट किया, तुरंत फाउंड न्यू हार्डवेयर आ गया, इसने पहचान लिया। वैसे ही बहुत सारे आप प्रिंटर नया खरीदते हो जब, तो प्रिंटर जब नया खरीदते हो, तो उस प्रिंटर की अगर मैं बात करूँ आपसे, उसके साथ भी एक सीडी मिलती है। उस सीडी को आप पहले ही अगर प्रिंटर को एचपी के कनेक्ट करोगे लैपटॉप को तो डिटेक्ट नहीं करेगा, लेकिन एक सीडी इंस्टॉल कर लोगे, एक ड्राइवर इंस्टॉल कर लोगे, ड्राइवर बोलते हैं उसे, ड्राइवर मतलब सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे, हार्डवेयर को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है उसको ड्राइवर बोलते हैं। अब आप अपना प्रिंटर जब कनेक्ट करोगे, तो ये तुरंत बता देगा कि आपका प्रिंटर है, तुरंत बता रहा है वो। मतलब उसको पता चल गया, मतलब आप अपने कंप्यूटर को सिखाते हो। आप अपने कंप्यूटर को जब तक सिखाओगे नहीं, वो थोड़ी समझ पाएगा। उसके पास दिमाग थोड़ी है कि वो समझ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो आपको भी सिखाना ही पड़ता है ना किसी भी चीज़ को। आप अपने आप थोड़ी कोई भी चीज़ें सीख जाते हो। तो वैसे ही चीज़ है ये। तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर को सिखाना पड़ता है, सॉफ्टवेयर ये ऐसा है। तो जो सॉफ्टवेयर्स मतलब आपने अपने लैपटॉप में वो सॉफ्टवेयर डाल दिया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो है, बिना इस डिजिटल पेन और बिना प्रिंटर के कुछ काम का है? आप उसको यूज़ कर पाओगे? नहीं। मतलब कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो हार्डवेयर डिपेंडेंट होते हैं। हार्डवेयर रहा तो चलेंगे, जैसे प्रिंटर का, डिजिटल पेन का। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं होते। मतलब हार्डवेयर इंडिपेंडेंट बोलता हूँ, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, और इसको मैं हार्डवेयर डिपेंडेंट बोल रहा हूँ। ये दोनों में फ़र्क है। अब इसमें एग्ज़ाम्पल के लिए बात करूँगा, डिजिटाइज़र का सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ करता हूँ ये इसका, या फिर आप प्रिंटर की बात करो, इनके जो सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स बोलो, सबसे अच्छा ड्राइवर्स, तो वो भी तो सॉफ्टवेयर्स की ही कैटेगरी है ना। इनको जो है मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हार्डवेयर डिपेंडेंट। हार्डवेयर इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में कौन-कौन आ जाएगा? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको प्रिंटर कनेक्ट करना पड़ेगा कुछ भी। बस मोबाइल है, आप उसमें यूज़ करो, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर लो उस सॉफ्टवेयर को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब ये सब जो है हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, इन्हें हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे आप वो देखो, आपको याद होगा कि आप जब आधार कार्ड अपडेट वगैरह कराने जाते हो तो एक फिंगरप्रिंट होता है जिसके ऊपर आप अपना थंब रखते हो, वो जो डिवाइस होता है, उसके लिए भी तो सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। आजकल के तो आ रहे हैं प्लग एंड प्ले। प्लग करो, प्ले करो बिना सॉफ्टवेयर के, ऐसे आ रहे हैं मार्केट में। प्लग एंड प्ले उन्हें बोला जाता है, हार्डवेयर में ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, एक चिप लगी होती है, उसी हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर वाली, जैसे ही लगाते हो इंस्टॉल कर लेता है, ऐसा होता है आजकल के इसमें, तो वो चल जाता है। लेकिन जनरली आप जितने भी ड्राइवर्स, तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, इसको लो लेवल प्रोग्रामिंग बोला जाता है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब बनाने के काम आएगी। आपको ड्राइवर्स बनाने के लिए तो सी काम आएगी। सी प्रोग्रामिंग लो लेवल लैंग्वेज है, मिड लेवल भी आती है, लेकिन लो लेवल है। अब लो लेवल लैंग्वेज होने की वजह से फ़ायदा ये है कि आप ड्राइवर सी लैंग्वेज में बनाते हो। जनरली हमेशा हर ड्राइवर सी लैंग्वेज में बनाया जाता है। क्विक हील जो है, वो पूरा हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर के अंदर घुस के काम करता है, तो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, इसलिए वो भी सी लैंग्वेज में बनाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद भी, ये भी क्या है, हार्डवेयर के लिए बना हुआ है ना आपके, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, तो ये भी सी लैंग्वेज में बनता है। कुछ पोर्शन किसी और लैंग्वेज में बनता है, ज़रूरी नहीं एक ही लैंग्वेज में बने। तो मैं यही बता रहा हूँ, सी लैंग्वेज का यूज़ लो लेवल लैंग्वेज होने की वजह से ड्राइवर्स के लिए किया जाता है या फिर अलग काम के लिए। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज के का यूज़ किस लिए किया जा रहा है ये आप समझ सकते हो, ठीक है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आज के लेक्चर में पाइथन की प्रोग्रामिंग नहीं शुरू की है, जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन मुझे आज देना था, मेरा फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए क्या-क्या हमें पढ़ना है, सर्टिफिकेट रिलेटेड बात की मैंने, सबके बारे में मैंने बात किया है।
तो आज हमने इतनी सारी चीजें सीखी है। मैंने अपना माइक वगैरह सब बंद रखा था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती से भी चीजें और वो ऑन कर देते हैं। फिर कभी कोई प्रॉब्लम होती है, उन्हें जमता नहीं ऑफ करने को। फिर कहाँ पे क्या सेटिंग है, इसलिए मैंने बंद रखा था। किसी को कुछ पूछना रहेगा तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकता है। वैसे यहाँ से ये बटन अगर आप अपने से दबाओगे तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे मैंने अभी किया है। तो वैसे आप भी कर सकते हो। फिर मैं आपका माइक यहाँ से ऑन कर सकता हूँ, आप यहाँ से भी पूछ सकते हो अगर किसी को कुछ पूछना है तो। अच्छा चिराग, तुम्हें कुछ पूछना है? 1 मिनट, मैं यहाँ से तुम्हारा माइक ऑन करता हूँ। हाँ, अभी पूछ सकते हो, तुम्हें क्या पूछना है? किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, कुछ भी किसी को पूछना है। गौरव को भी, गौरव का भी मैं माइक यहाँ से ऑन कर देता हूँ। ठीक है, नहीं पूछना है कुछ, मैंने माइक आपको वहां से ऑन करना है, मैंने यहाँ से अलो कर दिया, आप ऑन कर सकते हो अब। तो वहां पे आपके इसमें देखो दिखाई देगा आपको ऑन करने का ऑप्शन माइक, आप वहां से अब ऑन कर सकते हो। ठीक है, नहीं भी पूछना है तो आप लोग मुझे मैसेज करो। आज मैं इतना ही पढ़ाने वाला हूँ। रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ और ये रिकॉर्डिंग